स्वागत है आपका कहानी अजायब घर का मुर्दा के तीसरे भाग में। समीर चिल्लाते हुए अपने डिपार्टमेंट से बाहर भागा। उसकी चीख सुनकर बाकी के चौकीदार उसके पास आ गए। उन्होंने उनसे चिल्लाने का कारण पूछा तो समीर ने सब कुछ सच सच बता दिया, मगर किसी को भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। सभी लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया। वो अंदर जाकर देखना चाहते थे कि समीर की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है या नहीं। वो लोग तुरंत समीर के डिपार्टमेंट में गए। वो ये देखकर हैरान हो गए कि समीर की बात सच थी। वो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड मरा हुआ था, लेकिन उसको मारा किसने, इस बात पर सब सोच विचार कर रहे थे। समीर की इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था कि वो लाश उठकर चलती है, लेकिन सबने अपने अपने अंदाजे लगाए कि जरूर किसी बात पर दोनों में बहस हुई और समीर ने उसे मार डाला। और अब ये इल्ज़ाम वो उस मरी हुई लाश पर लगा रहा है जो 5000 साल से कॉफिन में बंद है। उन लोगों ने मैनेजर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में वहाँ का मैनेजर भी आ पहुँचा। बाकी के भी जिम्मेदार सभी कर्मचारी वहाँ पर पहुँच गए। सब लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई। उसने अपनी छानबीन शुरू कर दी। रात भी बीत चली थी और सुबह का वक्त हो रहा था। सुबह के वक्त काम करने वाले कर्मचारी धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच रहे थे। पुलिस ने अपनी ज़रूरी छानबीन की और फिर कुछ पूछताछ करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समीर से जब पूछा गया तो उसने वही बात पुलिस वाले को भी बताई। पुलिस ने इन बातों पर यकीन नहीं किया और शंका की कि समीर ने ही उसकी जान ली है। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी अपने शहर से बाहर नहीं जाएगा। उन्हें शक था कि समीर ने उस सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की है, इसीलिए उन्होंने समीर को अपनी हिरासत में ले लिया था। उन दिनों तनाव का माहौल था, मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है और इसके चलते समीर को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। जब समीर वहाँ पर दोबारा आया तो उसने मालिक से कहा कि ये सब कुछ उस लाश ने किया है। उसकी बात पर मालिक आग बबूला हो गए और डांटकर उन्हें चुप करा दिया। समीर तो चुप हो गया, मगर उसके दिल में डर बैठा था। बाकी के कर्मचारी भी थोड़ा सा तो डर गए थे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि समीर की बात बिल्कुल सच है। समीर अब वहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी थी। उसे अपना परिवार का खर्चा चलाना था। उसने नौकरी करने का फैसला तो जारी रखा, मगर उसने अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें, मगर मैनेजर ने उनकी बात नहीं मानी। सीधा कह दिया कि नौकरी करनी हो तो करो, वरना यहाँ से जाओ। बेचारा वो करता भी तो क्या, डर के मारे उसे वहाँ पर नौकरी करनी ही पड़ी। परिवार की खातिर वो ऐसा कर रहा था, मगर उसके दिल में डर भी था। जो कुछ भी उसने देखा था वो सब कुछ उसे सोच सोच के डरवा रहा था। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। वो जब भी बैठता उसे यूं लगता कि वो लाश उठकर उसके करीब आ रही है। समीर उसी डिपार्टमेंट में गया, मगर उस कॉफिन के करीब नहीं गया। वो दूसरे कमरों की ओर चक्कर लगाता और दूर ही बैठा रहता, मगर वहाँ बैठे बैठे उसे ऐसा लगता कि हवाओं में उसके सांस लेने की आवाज़ आ रही है। शायद ज़मीन की धमक भी उसके पैरों से उत्पन्न हो रही है, वो करीब आ रही है। ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आते तो वो घबरा जाता, मगर करता भी तो क्या। ऐसे रह रह कर वो अब नौकरी नहीं कर सकता था।
वो अब घर में भी रहता तो उसे इस बात का डर सताया करता कि कहीं वो लाश उसकी भी जान ना ले ले। सोने की कोशिश करता तो उस लाश की चीख उसे सुनाई देती। ये सब कुछ अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने बहुत सोच विचार किया कि अगर वो जिंदा रहा तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसे नौकरी मिल ही जाएगी, और अगर नौकरी नहीं मिली तो वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर लेगा। वो इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब नौकरी छोड़ देगा। दूसरे दिन वो अपने मैनेजर के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई, वो इंतज़ार कर रहा था और फिर मैनेजर भी अपने समय पर आ गए। वो मैनेजर के पास गया और उनसे अपनी बात रखते हुए कह दिया कि अब वो वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की। उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये जो सोच रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम किसी चीज़ से डर गए हो और तुम्हारा डर तुम्हें अपने सामने दिखाई देता है। इस तरह की बातों से मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश तो की, मगर उनकी बातों का समीर पर कोई असर नहीं हुआ। समीर कहने लगा कि अब मुझे अपनी जान प्यारी है। यहाँ कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो मैंने देखा है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। आप मेरी बात मानते नहीं और मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ठीक है, जब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। मैनेजर ने ऐसी बात कहते हुए एक रजिस्टर निकाला और कुछ हिसाब किताब करने लगे। अब तक के बकाया जितने भी पैसे थे वो समीर के हाथों में देते हुए कहने लगे, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है तो एक बार यहाँ चले आना। ये कहते हुए उन्होंने वो पैसे समीर के हाथों में दे दिए। समीर ने पैसे रखे और फिर वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और ये फैसला किया कि वो अब कुछ दिन अपने माँ बाप के पास आराम करेगा जाके। वो फौरन ही कमरा खाली करके अपने गांव की ओर चल गया। गांव पहुंचकर उसने अपने माँ बाप से मुलाकात की। उसे काफ़ी संतोष हुआ, काफ़ी सुकून मिला। माँ बाप भी काफ़ी दिनों के बाद उससे मिलकर बहुत खुश हुए। उसने अपना फैसला अपने माँ बाप को बताया और अपने साथ घटने वाली उस घटना के बारे में भी बताया। उसकी बात सुनकर समीर की माँ का दिल दहल गया। वो उससे कहने लगी, बेटा तू कुछ भी करके आसपास कमाई कर ले, मगर अब उस जगह मत जाना। हमें इतने पैसे नहीं चाहिए। हमें हमारा बेटा सही सलामत मिले, इससे ज़्यादा और इससे बड़ी दौलत मेरे लिए कुछ भी नहीं। हम किसी भी तरह से गुजारा कर लेंगे। तुम्हें अब वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ माँ, मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहता। समीर की माँ उसकी बात समझ चुकी थी और अब समीर भी काफ़ी सुकून से वहाँ पर रहने लगा था, क्योंकि वो माँ ही थी जो समीर की बात को पहली बार समझी थी। उन्होंने उनकी बात पर यकीन किया था। खैर, दूसरे दिन से समीर ने दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी और कुछ दिन के बाद उसे वहाँ पर काम मिल भी गया। पगार थोड़ी कम थी, मगर फिर भी उसका काम चल जाता था। फिलहाल के लिए उसने काम को जारी रखा था और अब वो सुकून से रह रहा था। अब चलते हैं उसी अजायब घर की ओर। समीर के जाने के बाद एक डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पर जगह खाली थी और किसी तरह से वहाँ पर किसी नए चौकीदार को रखना था। जब तक कि कोई नया इंसान नहीं मिलता तब तक वहाँ के किसी पुराने चौकीदार को ही वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी। एक चौकीदार जिसका नाम बहादुर था,
उसे वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले तो वो कुछ हिचकिचाया, मगर फिर उसने वहाँ की जिम्मेदारी लेने के लिए हामी भर दी। थोड़े पैसे बढ़ने के लालच में वो अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ समीर के डिपार्टमेंट में भी चौकीदारी करने को तैयार हो गया। मैनेजर को तो अब थोड़े से पैसे में दोनों काम करने वाला इंसान मिल चुका था। वो अपनी तरफ से पूरे इत्मीनान से थे। दूसरा चौकीदार बहादुर अपने नाम की तरह ही बहादुर था। उसने कई बार समीर की बातें सुन रखी थीं, मगर कभी भी वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक वही था जिसने समीर के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। उस रात वो अपने डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने के बाद समीर के डिपार्टमेंट की ओर बढ़ा। वो उसके डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ और एक एक कमरे में वो चक्कर लगाने लगा। जब वो उस कॉफिन के पास पहुंचा तो उसने उस लाश को बड़े गौर से देखा और हंसते हुए बोला, बेवकूफ़ था वो लड़का। 5000 साल से मरी पड़ी हुई इस औरत की लाश में हलचल महसूस करता था, उसकी आवाज़ महसूस करता था। ये सोचकर वो अकेले ही हंसने लगा और फिर वहाँ चारों ओर चक्कर काटने लगा। दूसरे सभी चौकीदार थोड़ा सा सहमे हुए थे। वो समीर की बातों पर यकीन नहीं करते थे, मगर फिर भी उन्होंने उसके डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। बहादुर उस रोज एक एक कमरे को छान रहा था। वो हर कमरे में चक्कर लगाते हुए वापस उसी कॉफिन के पास आ गया। वो थोड़ा सा थक भी चुका था, तो वहीं पर रखे हुए एक कुर्सी पर वो आराम फरमाने लगा। वो धीरे धीरे अपने मन में एक गाना गुनगुना रहा था। रात के सन्नाटे में एकदम खामोशी थी। एक सुई भी गिरे तो वहाँ पर आवाज़ गूंज सकती थी, और ऐसी खामोशी में उसने किसी की सांसें महसूस की। जैसे ही सांसों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वो एकदम से चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर सीधा उसकी नज़र उस कॉफिन की ओर गई। लाश चुपचाप अपने कॉफिन में पड़ी हुई थी। वो फिर से मन ही मन हंसा, कहने लगा, लगता है कि तू भी डर गया है बहादुर। तूने भी उस बेवकूफ़ लड़के की बात पर यकीन किया। ये कहकर वो दोबारा चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ा, मगर एक पल उसे कुछ ऐसा लगा जिसने उसके कदमों को रोक दिया। लगा यूं कि कॉफिन के अंदर हलचल हुई है। वो गौर से देखने लगा। उसे ऐसा लगा था कि उस लाश में कोई हरकत हुई है। जब उसने दोबारा उस लाश को देखा, वो अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ अलग था उसमें। शायद उसने कुछ ना कुछ हरकत जरूर की थी। बहादुर उसे गौर से देख रहा था और तभी उसने उस लाश में कंपन महसूस की। ये देखकर वो हैरत में पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया, मगर अगले ही पल उसने देखा कि लाश अपनी जगह बिना हिले डुले पड़ी हुई थी। बहादुर लंबी सांस लेते हुए वहाँ से फौरन निकल आया। बाहर खुली हवा में टहलने लगा। फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, अरे बहादुर, लगता है कि तू भी उस बेवकूफ़ समीर की बातों में आ गया है। तेरे दिल की गहराई में खौफ ने दस्तक दी है। चल जा और अपनी बहादुरी का सबूत दे। ये सोचते हुए वो समीर के डिपार्टमेंट की ओर गया। दोबारा हिम्मत करके वो उसी कमरे में दाखिल हुआ। जब वो वहाँ पर गया तो उसने कॉफिन की ओर झांका और ये देखकर तो उसकी जान हलक से बाहर आने वाली थी कि कॉफिन के अंदर की लाश गायब थी। उसके माथे पर फिर से पसीना आ गया। शरीर थरथरा कर कांपने लगा था। पहली बार था
जब बहादुर इतना ज़्यादा डर गया था। 1 सेकंड के अंदर ही समीर की कही हुई सारी बातें उसके सामने आने लगी। वो डर कर वहाँ से भागने लगा, मगर तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। पलट कर क्या देखता है कि वही कॉफिन में रखी हुई लाश उसके सामने खड़ी थी और वो उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक पल में चीख पड़ा। ये चीख उसकी आखिरी चीख थी, क्योंकि इस चीख के बाद उस लाश ने बहादुर का गला दबोच लिया और एक झटके में उसकी जान ले ली। बहादुर की चीख सुनकर बाकी के चौकीदार डर गए। उन लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, मगर किसी तरह मैनेजर को फ़ोन कर दिया। मैनेजर का दोबारा आना हुआ। उसने देखा तो बहादुर की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी और फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। एक बार फिर पहले जैसी ही तहकीकात हुई। उस बहादुर की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें भी यही बात सामने आई कि पहले दिल का दौरा पड़ा और फिर गर्दन की हड्डी टूट गई है। यह अंदाज़ा लगाया गया कि गर्दन की हड्डी ज़मीन में गिरने की वजह से टूटी होगी। इससे ज़्यादा पुलिस को और भी कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद अब वहाँ पर एक खौफ का आलम हो चला था। कोई भी अब उस जगह पर जाने को तैयार नहीं होता था। कुछ लोगों ने तो वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। कुछ नए लोगों ने वहाँ पर ज्वाइनिंग की, मगर वो लोग भी उस डिपार्टमेंट में जाने से कतराते थे। जब कभी कहीं ऐसी कोई बात होती है तो कुछ लोग इंटरेस्ट की वजह से उस जगह पर छानबीन करने के इरादे से पहुंच जाते हैं। यही वजह थी कि जल्दी ही वहां पर कुछ नौजवानों ने नौकरी करने की ठानी। वो उस डिपार्टमेंट में जाकर देखना चाहते थे क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। इस तरह की कोशिश में एक नए लड़के सूरज की नौकरी वहाँ पर लगी। वो भी ये देखना चाहता था कि क्या वाकई में वो मम्मी उठती है। उसका इरादा था कि अगर उसने जरा सी भी गड़बड़ देखी तो वहाँ से भाग आएगा। बस वो ये देखना चाहता था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों ने वहाँ के बारे में अफवाहें फैला दी थी कि वहाँ पर मनहूसियत है, किसी भूत प्रेत या जिन का साया है। वहाँ पर वो मम्मी है, वो जिंदा हो जाती है। इस तरह की बातें लोग अपने अपने तरीके से करने लगे थे। एक दिन की बात है, वो लड़का सूरज वहीं पर पहरेदारी कर रहा था। उसने भी वो सांसें सुनी। वो भी सहम सा गया। उसने जाकर कॉफिन के पास देखा। वो लाश अपनी जगह से गायब थी और ये देखकर वो लड़का समझ चुका था कि अब यहाँ से भाग लेना ही सही रहेगा। वो चीखते हुए वहाँ से निकलने लगा। वो रुका नहीं, भागते हुए सीधे बाहर आ गया। दूसरे गार्डों को उसने सारी बातें बताई। सभी ने मैनेजर को फ़ोन किया। मैनेजर ने फिर आकर वहाँ पर देखा तो लाश अपनी जगह से गायब थी। मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, छानबीन हुई। शंका की गई कि कहीं उन्हीं गार्ड्स ने उस लाश को गायब तो नहीं कर दिया। मगर कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर उन्हें लाश को गायब करना होता तो उसे गायब करने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाते। अगर वो उस लाश को कहीं बेचते तो उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती, फिर वो अपने आप को पकड़वाने के लिए यहाँ क्यों रुकते। इन सब बातों के बारे में मैनेजर ने भी खूब सोच विचार किया। उसने अपने गार्ड्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसने कहा कि उसे अपने गार्ड्स पे पूरा भरोसा है। अगर वो ऐसा करते तो वो वहाँ रुकते नहीं। मगर मसला ये था कि वो लाश कहाँ गायब हुई थी। कहीं सच में वो लाश उठ के चलती तो नहीं, कहीं उस पागल समीर की बात सच तो नहीं।
वो उसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे। ये खबर धीरे धीरे अखबार वालों तक भी पहुंची और अखबार वालों की भीड़ लग गई। वो लोगों से सवाल करते, लोग तरह तरह की बातें बताते। मीडिया वालों ने अपनी तरफ से भी मिर्च मसाला लगाकर ये खबर छापी कि वहाँ से एक लाश जो 5000 सालों से अपनी जगह पर पड़ी थी वो गायब हो गई है। मिस्र की मम्मी गायब हो गई है। मिस्र की मम्मी उठकर चलने लगी। इस तरह की हेडलाइंस से अखबार भरे पड़े थे। समीर जो सुकून से उस जगह से दूर अपने गांव के आसपास नौकरी कर रहा था, वो भी एक होटल में बैठकर चाय पी रहा था। चाय पीते वक्त उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। देखता क्या है कि वही हेडलाइंस उसमें छपी हुई थी, अजायब घर का मुर्दा वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी का अगला और आखिरी भाग मैं जल्द आपके पास लाऊंगा।